नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को लूसेंट याद कराने के लिए जो पहला वीडियो अपलोड किया था वो था इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वेद टॉपिक। और उस वेद वाले टॉपिक में मैंने आपको वेदों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई और याद कराई थी। और अब इस सेकेंड लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जस्ट आगे का टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन भारत में आने वाले कुछ प्रमुख लेखक, यात्री एवं योद्धा। तो चलिए उस टॉपिक में हम विशेष विशेष बातों पर नजर डालते हैं। तो जल्दी से आप अपना हेडफोन लगाइए और बिल्कुल मन लगाकर मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनिए। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत आने वाले यूनानी रोमन लेखक। तो सबसे पहला है टेसियस। टेसियस के बारे में केवल आपको इतना याद रखना है कि टेसियस ईरान का एक राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का एक राजवैद्य था। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में याद रखिएगा कि इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। थोड़ा सा और अगर जानना चाहते हैं तो इसमें इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। हा से हेरोडोटस, हा से हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में भारत और फारस, फारस मतलब ईरान, तो भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है। फिर तीसरा है सिकंदर। सिकंदर कौन था? सिकंदर यवन का शासक था। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसके शासनकाल में भारत कुछ लेखक आए थे, जिसमें से एक ही याद रखना है आपको, निर्याकस। तो निर्याकस किसके समकालीन लेखक था या किसके साथ आया था? तो सिकंदर के शासनकाल में आया था। इसके बाद है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज वेरी इंपॉर्टेंट। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर भी यवन का ही शासक था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डाईमेकस। तो डाईमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका? एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त का लड़का था। इसके बाद है डायोनीसियस। तो डायोनीसियस यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। और किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। और अशोक किसका लड़का था? बिंदुसार का लड़का था। तो ये तीन आपके क्रम से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में, डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में, और डायोनीसियस अशोक के दरबार में। फिर इसके बाद टॉलमी। टॉलमी के बारे में केवल इतना याद रखें कि इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। फिर इसके बाद प्लिनी। प्लिनी में भी केवल इतना ही याद रखना है कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या? नेचुरल हिस्ट्री। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आपको याद करना है। ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चीनी लेखकों की तरफ। तो चीनी लेखकों में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाहियान। तो फाहियान कौन था? चीनी लेखक था, चीनी यात्री था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कई बार पेपर में पूछा गया है कि फाहियान किसके दरबार में आया? तो यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चूंकि अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित कोई पेपर देना चाहते हैं या देते हैं तो इसमें एक फैक्ट साथ में जुड़ा है कि फाहियान मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध किस चीनी लेखक ने या चीनी यात्री ने बताया है? तो फाहियान ने बताया है ऐसा। इसके बाद अगला आप देख लीजिए वेनसांग। वेनसांग में क्या इंपॉर्टेंट है? वेनसांग का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री है और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और विशेष रूप से बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था। इसीलिए यह बिहार में नालंदा जिला जो है वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए ये भारत आया था।
तो इसका मतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी ये गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इत्सिंग। इत्सिंग में केवल ये भी याद रखिएगा कि इत्सिंग एक चीनी यात्री, इत्सिंग चीन, वैसे भी इसके नाम से पता चलता है कि ये कहाँ का होगा, चिंग पिंग है ना, ये सब नाम चीन के ही होते हैं जरा। तो इत्सिंग कहाँ का था, चीनी यात्री था, और ये भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय के समय का वर्णन इसके लिए मिलता है। इसके बाद आगे आते हैं हम अरबी लेखकों की तरफ। तो अरबी लेखकों में अल बरूनी का नाम आता है, अल बरूनी, अरबी है ना, जैसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आ से अरबी, आ से अल बरूनी। तो अल बरूनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी। और अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद, इसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। तो यहाँ से दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि यह पुस्तक किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में है, अरबी भाषा में, और किसने लिखी है, अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है। फिर इसके बाद इब्न बतूता। इब्न बतूता ये भी अरबी यात्री है, अरब से आया है। वैसे ये मोरक्को है ना, अफ्रीका मोरक्को से आया है, और ये अरब, अगर मोरक्को नहीं आता है ऑप्शन में तो आप अरब लगाएंगे। इसके द्वारा अरबी भाषा में एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया, मतलब यात्रा के दौरान इसको जो जो मिलता गया वो लिखता गया, और उस समूह को, उस वृत्तांत को इसने क्या नाम दिया, रेहला। रेहला का अर्थात रेहला किसकी रचना है, इब्न बतूता की रचना है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि उस समय भारत में सुल्तान मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसकी विद्वता है ना, इसके विद्वता को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नियुक्त किया था। कुछ और लेखकों की चर्चा करते हैं जो भारत आए थे, जिनमें एक है तारानाथ। तारानाथ तिब्बती लेखक, बस यहीं पर इसके बारे में। तो तारानाथ तिब्बती लेखक, मार्को पोलो इटली, ठीक है, इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना। मार्को पोलो का संबंध किस देश से है, इटली से है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं कुछ लुसेंट के अंतर्गत, कुछ हम पुरातात्विक तथ्य देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, कौन सा धर्म, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन का राजदूत था हेलियोडोरस, इसके बेस नगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बेसनगर विदिशा, मध्य प्रदेश में जो विदिशा है उसका पूर्व नाम था बेसनगर, और इस बेसनगर में गरुण स्तंभ लेख है। ठीक है, ये स्तंभ लेख किसका है, हेलियोडोरस का है, और इस स्तंभ लेख से क्या प्रमाण मिलता है, भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। फिर इसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष जो शब्द है इस शब्द का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, जो दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, है ना, अकाल क्या है, अकाल कैसा आया, अकाल से कैसे निपटा गया, इन सब के बारे में जानकारी जो सबसे पहले मिली है वो है सहगौरा का अभिलेख। कौन सा, सहगौरा का अभिलेख। इसके बाद सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी, हूण, हूण एक विदेशी आक्रमणकारी थे, तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। किस स्तंभ लेख से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। तो भीतरी स्तंभ लेख से किस विदेशी आक्रमणकारी की जानकारी मिलती है, हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद सती प्रथा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ऐरण अभिलेख से। ऐरण अभिलेख अपने मध्य प्रदेश के सागर में है, और ये ऐरण अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा बनवाया गया है, लिखवाया गया, ऐसा माना जाता है। तो सती प्रथा के साक्ष्य ऐरण अभिलेख, सागर, भानुगुप्त, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, आप केवल उतना पहले याद करिएगा, है ना, वो आपको याद हो जाएंगे, समझ लीजिए आपका काम हो गया। प्राचीनतम सिक्कों को आहत
सिक्के कहा जाता था। प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे उसे आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? आहत सिक्कों को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। क्या कहा गया? कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। जो भी उसमें लेख वगैरह लिखे जाते थे, यह परंपरा यवन शासकों से प्रारंभ हुई है। इसके बाद उत्तर भारत के मंदिरों की, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती थी। इतना याद रखिए कि उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागर शैली के थे और दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली के थे। तो याद कैसे कि दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, और नागर शैली ऊपर वाली हो गई, उत्तर वाली हो गई। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाई। तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा कि उत्तर भारत नागर शैली, दक्षिण भारत शब्द आता है तो द्रविड़ शैली, और दक्षिणापथ शब्द आता है तो दक्षिणापथ में जो मंदिर पाए गए उसके निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव देखा गया, और इस मिक्सअप शैली को वेसर शैली कहा गया। क्या कहा गया? वेसर शैली। तो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सअप वेसर शैली, और इस शैली के मंदिर दक्षिणापथ के मंदिरों में शैली देखी गई। पंचायतन क्या है? पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मतलब ये मंदिर रचना शैली है पंचायतन। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। कितने? मतलब जो एक मेन मंदिर है उसके आजू बाजू 4 सहायक मंदिर घिरे हों, तो ऐसे मंदिर को पंचायतन, क्योंकि एक मुख्य हो गए और 4 चारों तरफ हो गए तो कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे मंदिर को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। पंचायतन मंदिर की उदाहरण याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है मध्य प्रदेश के लिए। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक टेबल है, इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इस टेबल में दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे हाथी गुफा अभिलेख है ना, ये अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। इस हाथी गुफा में भारतवर्ष जो शब्द आया है वो इसी गुफा में सबसे पहले मिला है ना। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, ये अभिलेख किसका है? ये कलिंगराज खारवेल के समय का है। किसने बनवाया था? ये कलिंगराज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। फिर जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग इलाहाबाद वाला, तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर मालवा के नरेश यशोवर्मन ने बनवाया। मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर जो अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश राजा भोज। फिर इसके बाद भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जो इंपॉर्टेंट है वो फिर से बोल रहा हूँ, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप पढ़ना सभी है इनमें से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और मैं अगले वीडियो में आगे फिर आपको एक नया टॉपिक लेके आऊंगा लूसेंट का ही। मन लगा के सुनिए, आपको जो है बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लूसेंट कहीं ना कहीं हम पढ़ते पढ़ते बोर तो हो ही जाते हैं, है ना। तो आप बोर ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ।